हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बिंद्रा क्लासेज। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आप सभी का पुनः एक बार टेक बिंद्रा क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आई एम हियर टू टीच सम बेसिक formulae एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो गाइज, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं एनसीईआरटी के सवालों को लेकर क्लास 11 के, जिसमें हम सम्मिश्र संख्याओं और द्विघाती समीकरण के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए, आप लोग अभी तक वास्तविक संख्या और पूर्ण पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, कई संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, परंतु आप लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, ये बताइए कि सम्मिश्र संख्या की जरूरत हमें क्यों पड़ी? कुछ ना कुछ समस्या आई होगी जिससे हमें सम्मिश्र संख्या की जरूरत पड़ी। तो गाइज, अगर ध्यान दीजिए, यदि हम एक बात ध्यान से देखें, यदि हम कोई वैल्यू लें अंडर रूट में -1, ठीक है, यदि कोई वैल्यू हम अपने से मान लेते हैं अंडर रूट में -1, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते थे। इसी को हम हल करने के लिए एक सम्मिश्र संख्या का निर्माण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो हम एक कल्पना करते हैं कि यदि अंडर रूट -1 को आई से निरूपित किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसका तो हल नहीं हो सकता। यदि आप लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट में 4 है तो इसका मान आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस माइनस करके, लेकिन यदि अंडर रूट में -4 है तो गाइज इसका हल हम नहीं निकाल सकते। तो ध्यान दीजिए गाइज, इसका हम हल करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट -1 को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, ठीक है। और जब आई मान लेते हैं तो हमारा आई स्क्वायर का मान क्या प्राप्त होता है, -1, ठीक है। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि आई स्क्वायर का मान माइनस होता है, अर्थात एक गुणनखंड बनता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अर्थात यहाँ पे इस समीकरण का यदि हम हल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स बराबर -1 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1 आएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आता है, -1। तो कहने का अर्थ है इस -1 का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण किया गया होगा। तो सम्मिश्र संख्या के बारे में बताते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या देखिए दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है वास्तविक भाग, एक भाग क्या होता है, वास्तविक भाग, और दूसरा भाग होता है काल्पनिक भाग, दूसरा भाग होता है काल्पनिक भाग, ठीक है। सम्मिश्र संख्या निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक होता है वास्तविक भाग और दूसरा होता है काल्पनिक भाग, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाँ तो गाइस ध्यान दीजिए कि सम्मिश्र संख्या निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनती है, वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे हम मान लेते हैं सम्मिश्र संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो यह निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनती है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। जैसे जेड बराबर हम मान लेते हैं ए प्लस आई बी, ठीक है। जेड बराबर क्या मान लेते हैं, ए प्लस आई बी। आई वाला जो पार्ट होता है वह होता है काल्पनिक भाग, और ए वाला जो पार्ट होता है वह होता है वास्तविक भाग। अर्थात इसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो क्या करेंगे, रियल पार्ट ना, रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रियल पार्ट होगा ए और इमेजिनरी पार्ट होगा बी, ठीक है। दोस्तों आई नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या प्रदर्शित करते हैं, ए वाले आर रियल पार्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर ई जेड से। आर ई जेड बराबर क्या हो गया,
ए, और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, बी। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, 3 धन 2i, 3 प्लस क्या दिया हुआ है 2i, जेड बराबर दिया है 3 प्लस 2i। तो इसका आर ई जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट क्या होगा 3 होगा, और इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो गाइज एक बात ध्यान देंगे कि इसमें आई हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो गई, अब चलते हैं इसके टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो आई स्क्वायर का मान हम बता ही चुके हैं, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1। यदि हम आई क्यूब कर दें तब, आई क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और इंटू आई, तो आई क्यूब बराबर हमारा क्या आया, ध्यान दीजिए गाइज, आई क्यूब का मान हमारा क्या आया -i। यदि हम आई पावर 4 कर दें तब क्या आएगा, ध्यान दीजिए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यही आएगा ना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 इंटू -1, आई स्क्वायर का मान क्या रखे हैं -1, तो क्या आ जाएगा गाइज 1 आ जाएगा, यानी आई पावर 4 का मान क्या आया 1 आया। आई स्क्वायर का मान क्या आया -1, आई क्यूब का मान क्या आया -i, और आई पावर 4 का मान पुनः रिपीट होने लगा, यानी यदि आई पावर 4 ले हम तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो गाइज एक बात ध्यान दीजिए, आई पावर यदि 4 के है, आई पावर यदि 4 के है तो हमारा मान क्या आता है 1 आता है। यदि आई पावर 4 के है तो इसका मान क्या आता है 1 आता है। यदि आई पावर 4 के +1 है तो गाइस ध्यान दीजिए 4 के का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई पावर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे आता है आई पावर 4 के +2, इसका मान क्या आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 के तो कट जाएगा पूरा, इसका मान 1 आएगा, लेकिन आई स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पे इसका मान आएगा -1, और आएगा गाइस ध्यान दीजिए आई पावर 4 के +3, इसका मान आई पावर 4 के तो कट जाएगा, लेकिन आई क्यूब बचेगा तो इसका मान क्या आएगा, ध्यान दीजिए आई क्यूब का मान आता है -i। ये 4 फार्मूले हैं जिससे हम आई के पावर की समस्याओं को हल करते हैं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, जैसे आई पावर दिया है 45, ठीक है, आई पावर दिया है 45, तो इसको आई पावर क्या लिख सकते हैं 4 के गुणांक में लिखना है। ठीक है गाइज, तो क्या होगा 11 गुणित 4 ना, या ऐसे लिखिए 4 गुणित 11 और +1, 11 चौक 44 से 45, तो ये क्या हो जाएगा आई पावर 4 के +1, और आई पावर 4 के +1 का मान क्या आता है आई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, आई पावर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आई। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिए गाइज, यदि कोई सवाल इस तरीके का दिया है तो ध्यान दीजिए कि इसका जो वास्तविक भाग होगा वह वास्तविक भाग के बराबर होगा, और काल्पनिक भाग जो होगा वह काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यह दोनों एक समिश्र संख्याएं हैं, तो इसका वास्तविक भाग क्या है 4x, तो 4x इस वास्तविक भाग, यानी ध्यान दीजिए बराबर दिया है तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान क्या आ जाएगा 3/4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे i वाला पार्ट क्या है 3x - y, यानी यह क्या है काल्पनिक भाग है, और इधर काल्पनिक भाग क्या है -6, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 3x - y बराबर क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ से हम 3/4 तो निकाल लिए हैं, 3 गुणित 3/4 -y बराबर -6। अब ध्यान दीजिए 9/4 -y इक्वस टू -6, इसको इस साइड कर लीजिए, 9/4 + 6 इक्वस टू y। ठीक है, अब गाइज ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 4 एंड 4 6 जा 24, 9 + 24 इक्वस टू y, देन y इज इक्वस टू 24 + 9 33/4, तो गाइज इसका मान आ जाएगा 33/4। तो
इस तरीके से अगर इस तरीके का सवाल दिया हुआ है तो इस तरीके से हम इसके सवालों को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए गाइज, ये दो समित संख्याएं दी हुई हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो उनका एडिशन कैसे होता है, उनका योग कैसे होता है। ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है Z1 बराबर मान लेते हैं ए प्लस, नहीं ऐसे मानते हैं A1 प्लस IB1 ना, और Z2 बराबर दिया है A2 प्लस IB2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इनका हमें क्या करना है, योग करना है, Z1 प्लस Z2, यानी इनको ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा एक नियम होता है इसका कि जो वास्तविक भाग होता है वह वास्तविक भाग से जुड़ेगा और काल्पनिक भाग जो होता है वह काल्पनिक भाग से जुड़ेगा। बस यही नियम होता है, यही नियम हम घटाना में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। ठीक है, और आई वाला पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट से जुड़ेगा, यानी B1 प्लस B2। यदि गाइस ध्यान दीजिए, इसको हम घटाना चाहें तब सेम नियम, काल्पनिक भाग से घटेगा और वास्तविक भाग से घटेगा, अर्थात हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। एग्जाम्पल देते हैं गाइज, अगर मान लीजिए हम इस दी हुई समित संख्याओं का हमें योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2i प्लस 5 माइनस 3i। ठीक है ना, तो अब हमें सामान्य बीजगणितीय नियम का प्रयोग करना है। अब इसमें देखिए, कोई अचर है तो अचर को अचर वाली राशि से जोड़ लेंगे, अर्थात वास्तविक भाग को वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग इसका क्या है, 3 प्लस 5 ना, यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे इसको ना, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात आएगा माइनस आई। तो Z1 प्लस Z2 हमारा क्या आएगा, 8 माइनस आई। यहाँ Z1 प्लस Z2 होगा क्योंकि योग कर रहे हैं। अगर यही नियम हम घटाना में लगाएं तो सेम नियम, सेम अलजेब्राइक रूल्स फॉलो होंगे। जैसे बीजगणितीय योगों को हम जोड़ते हैं, एक्स वाई को, चर और अचर पदों को, वही सेम इसमें भी रूल फॉलो होता है। ध्यान दीजिए गाइस, समित संख्याओं का गुणा कैसे होता है। तो समित संख्याओं का गुणा भी सामान्य बीजगणितीय नियम पर आधारित ही है। जिस तरीके से आप बीजगणितीय नियम में गुणा करते हैं उसी तरीके से इनका भी गुणा होता है। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस IB इंटू C प्लस ID। ठीक है, तो यहाँ सामान्य बीजगणितीय नियम को फॉलो करेगा। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, A का गुणा ID में, तो अर्थात IAD प्लस, अब इस वैल्यू का गुणा इसमें C में करेंगे, अर्थात IC या B लिख लीजिए पहले, BC। अब इसका गुणा इसमें करेंगे IB का ID में, तो प्लस हो जाएगा I² BD हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिए कि हम I² का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो अब I² का मान क्या हो गया, -1, क्योंकि पीछे बता चुके हैं I² का मान क्या होता है, -1। तो यही चीज विशेष ध्यान देना है कि गुणा करते समय हमारा I² का मान -1 होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AC माइनस BD, और इसमें I कॉमन ले सकते हैं ना, AD और प्लस BC आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए गाइज, भाग हम बताते हैं। तो दो समित संख्याओं का भाग क्या होता है कि A प्लस IB मान लीजिए इधर हो गया, बाई C प्लस ID। लेकिन गाइज एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे I नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें I नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से I² का मान आ जाए। तो मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि इन डिनोमिनेटर वाली समित संख्या की संयुग्मी का गुणा कर देंगे। तो C प्लस ID की संयुग्मी क्या होगी, C माइनस ID, और यहाँ भी C माइनस ID, दोनों अंश और हर में C माइनस ID से गुणा कर देंगे। तो यहाँ एक मिला के कुल मिला के हम परिमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि एक कोष्टक में A² माइनस B² आएगा।
तो गाइज ऊपर तो हम गुणा कर लेंगे लेकिन नीचे हमारा आई स्क्वायर आएगा, तो वहाँ पे हम -1 रखेंगे, फिर हम रख लेंगे। तो नीचे हमारा आई नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है कि यदि किसी समिश्र संख्या का भाग दे रहे हैं तो नीचे आई नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए Z1 बराबर क्या है, a प्लस आई बी, तो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, Z1 बार बराबर हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, इस तरीके से हम संयुग्मी निकाल लेते हैं। ठीक है, और संयुग्मी संख्या से नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे और ऊपर यानी अंश और हर में। कुल मिला के हम परिमेयीकरण कर देते हैं, तो नीचे वाला आई खत्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब बेसिक रूल्स हो गए, अब हमें बताना है कि किसी समिश्र संख्या को जिस तल द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी संख्या को हम एक तल द्वारा निरूपित करते हैं जिसे हम कहते हैं आर्गड़ तल। इस तल को हम क्या कहते हैं, आर्गड़ तल। मान लीजिए एक समिश्र संख्या है Z1 बराबर 3 + 2i। एक समिश्र संख्या है Z1 बराबर 3 + 2i। अब इसके लिए हमें चतुर्थांश बनाना होगा। ठीक है, इस चतुर्थांश में मान लेते हैं 3 + 2i। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं, मान लेते हैं Z बराबर क्या है, Z बराबर क्या है, x + iy। अर्थात हम यहाँ से अगर तुलना करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर हमारा क्या है 3 है, और y के स्थान पे क्या है 2 है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 2 है। तो यहाँ से हम एक तल का निर्माण करते हैं। इस तल को हम क्या कहते हैं, आर्गड़ तल। ठीक है, सारे नियम चतुर्थांश के होते हैं, तो यहाँ पे हम चतुर्थांश के नियम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस चतुर्थांश में सारे प्लस ना, क्योंकि इधर की तरफ दाहिने तरफ जो वैल्यू होती है वहाँ प्लस होती है, और ऊपर की तरफ वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। परंतु बाएं तरफ वैल्यू माइनस और नीचे की तरफ वैल्यू माइनस। इस चतुर्थांश में सारे मान क्या आते हैं, प्लस प्लस आते हैं। परंतु इस चतुर्थांश में x का मान प्लस और y का मान माइनस। इस चतुर्थांश क्या हो जाता है, माइनस और प्लस। ठीक है, और यदि हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें क्या होता है, x का मान भी माइनस और y का भी मान माइनस। अर्थात इस चतुर्थांश में आता है माइनस कामा माइनस, x का भी मान और y का भी मान माइनस। इस चतुर्थांश में ध्यान दीजिए y का मान क्या होता है माइनस और x का मान क्या होता है प्लस। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अब समिश्र संख्या बराबर हमारा z बराबर 3 + 2i दे दिया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो क्या x बराबर क्या आएगा 3 आएगा और y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 + 2i है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है 3 + 2i, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वह क्या है प्रथम चतुर्थांश यानी 3, 2 में है। यदि यही चीज 3 - 2i होता तब z बराबर क्या होता 3 - 2i होता, तो x बराबर क्या हो जाता 3 और y बराबर क्या होता -2। अर्थात हम यह इससे क्या कह सकते हैं कि यह समिश्र संख्या किस तल में स्थित है, बताइए। यह समिश्र संख्या आपका चौथे चतुर्थांश यानी इस तल में स्थित है। ठीक है ना, क्योंकि x का मान तो प्लस है परंतु y का मान क्या है माइनस है। अगर -3 + 2i दिया होता तब, -3 + 2i दिया होता तब x का मान क्या है -3 एंड y का मान क्या है 2 है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे x का मान माइनस में है और x का मान यहाँ पे माइनस होता है और y का मान यहाँ पर प्लस में होता है। तो यहाँ समिश्र संख्या ये वाली समिश्र संख्या है, यहाँ किस चतुर्थांश में लाई करेगी, द्वितीय चतुर्थांश में। यदि -3 ध्यान दीजिए -3 और -2i है तो यहाँ किस चतुर्थांश में लाई करेगी, इस चतुर्थांश में लाई करेगी। यह सवाल, यह चीज अगर आप लोग जान गए तो आधा ध्रुवीय रूप लिखना जान गए, समझ लीजिए कि कोड निकालना जान गए, तो आप लोग आसानी से इससे कोड निकाल सकते हैं। लेकिन पहले जानना होगा कि हमारा समिश्र संख्या किस तल में है। ध्यान दीजिए गाइज, अब मान लीजिए कोई समिश्र संख्या है, मान लेते हैं z बराबर क्या दिया हुआ है x + iy। इस तरीके से एक समिश्र संख्या दी हुई है। ठीक है, और हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे है समिश्र संख्या, इस बिंदु को हम क्या मानते हैं P, और यहाँ पे समिश्र संख्या है x + iy। अर्थात इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, P पर क्या है x, y है। ठीक है,
पी पर बिंदु हमारा क्या होगा, एक्स का मान एक्स ही होगा और वाई का मान क्या होगा, वाई होगा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, एक लंब डालते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया हमारा, लंब हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ पे लंब हो गया। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बनाते हुए एक सम्मिश्र संख्या बिंदु पी पर जाके मिलती है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आर, ठीक है। इस डिस्टेंस को बिंदु ओ से पी के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, आर। अब ध्यान दीजिए ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, वाई अक्ष पे है ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, वाई होगा और यहाँ क्या होगा, यक्स होगा। अब ध्यान दीजिए यदि हम आर का मान निकालना चाहें, आर का मान, तो क्या होगा, आर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, करड़ी में, यानी कर्ण बराबर करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर क्या है, यक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, अर्थात आर बराबर क्या आएगा, करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात आर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं मापांक, यही वैल्यू होती है हमारी मापांक, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आर कास थीटा, ठीक है। या तो ऐसे समझिए थीटा यहाँ पे है तो कास थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बटा आर, यही लिख सकते हैं ना, आधार बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, चेक कीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यक्स बराबर हमारा क्या हो गया, आर कास थीटा। और ध्यान दीजिए साइन थीटा अगर चेक करना चाहें तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो गाइस ध्यान दीजिए साइन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर रखते हैं वाई बटा आर, तो वाई बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पर भी समस्या हो रही है तो हम दोनों समीकरण का भाग दे के निकाल सकते हैं। तो एक्स बटा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, नहीं वाई बटा एक्स लिखिए, क्योंकि टेन थीटा ला लेते हैं। वाई बटा एक्स बराबर आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा आर से आर। तो यहाँ पे गाइज हो जाएगा टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। यहाँ से हम टेन थीटा, थीटा का मान निकाल सकते हैं और थीटा बराबर क्या होता है, कोणांक, ठीक है। जब गाइज हमारा मापांक और कोणांक आ गया तो हम अब ध्रुवीय रूप लिख सकते हैं। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, ध्रुवीय रूप इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। मापांक और कोणांक आ गया तो ध्रुवीय रूप लिख सकते हैं और ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही सारे सवालों में अप्लाई होगा जहां ध्रुवीय रूप निकालना होगा, ठीक है। इसको फार्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए गाइज, मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या है, वह एक तल में स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं इस तल में स्थित है तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। यदि यह सम्मिश्र संख्या इस तल में स्थित है तो हम कोण का मान कहाँ से, इस तरीके से मापेंगे और यह मान क्या आएगा, कोण का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। अब ध्यान दीजिए यदि यही सम्मिश्र संख्या इस वाले चतुर्थांश में आ गई, यदि यही सम्मिश्र संख्या इस वाले चतुर्थांश में आ गई तो हम देखेंगे कि यक्स अक्ष से कहाँ से चलने पे हमारा नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ से चलने पे यहाँ नज़दीक पड़ रहा है ना, तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यदि कोण का मान होता है तो वहाँ प्लस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस थीटा का मान निकालने पर पाई माइनस जो थीटा का मान होगा वह करेंगे, ठीक है। लेकिन गाइज अगर ध्यान दीजिए इस चतुर्थांश में आ गया तो हम एक्स अक्ष से इस साइड से चलेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष से किस साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे। अगर तृतीय चतुर्थांश में, ध्यान दीजिए, यदि तृतीय चतुर्थांश में आ गया थीटा का मान, यदि तृतीय चतुर्थांश में यानी सम्मिश्र संख्या यदि तृतीय चतुर्थांश में आ गई
तो हम यक्स अक्ष से उल्टे साइड चलेंगे, अर्थात क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे थीटा का मान जो आएगा, वह जो भी वैल्यू आएगी वह निगेटिव आएगी हमेशा, और यहाँ भी पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, यानी जो पाई माइनस आएगा उसको थीटा की वैल्यू में माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे, माइनस वी, क्योंकि यह हमारा कोण का माप क्या है, विपरीत दिशा में है। और यदि घड़ी के समान दिशा में कोण को मापते हैं तो वह मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। यदि चतुर्थांश में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ पे थीटा का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में किसी भी कोण का मान नेगेटिव आता है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं, इस बेस पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। यदि गाइज हमारा सम्मिश्र संख्या के रूप में द्विघात समीकरण रूप दिया है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दिया है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र आता है। तो श्रीधराचार्य एक सूत्र होता है जिसे हम याद किए हुए हैं, कक्षा 10 से ही पढ़ रहे हैं। श्रीधराचार्य होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा ध्यान दीजिए, अब यदि इस करड़ी में हमारा मान माइनस आ गया, ठीक है, इस करड़ी में हमारी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आई के रूप में लिख देंगे। सीधी सी बात, जैसे आ गई -2 प्लस यहाँ पे आ गया -8 बटा 2। ठीक है, मान लीजिए 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया मान लीजिए। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, -2 प्लस -8 अंडर रूट, और -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, i/3। तो इस तरीके से हम इस सोल्यूशन को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इजी रहते हैं, आपका 5.3 चैप्टर है, यह बहुत आसान है और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन होंगे।